पुष्य नक्षत्र के बारे में जो मेरी अपनी और लर्निंग रही है कि भगवान राम जब पैदा हुए थे तो उन्हें सबसे पहली बार पुष्य नक्षत्र में ही खिलाया गया था। अच्छा। भगवान कृष्ण को भी जो है पहली बार पुष्य नक्षत्र में ही खिलाया गया था। आजकल का ज़माना है वो पिज्ज़ा बर्गर वाला, आजकल का ज़माना है वो पैक्ड फूड का, जो बच्चों को कुरकुरे बड़े पसंद हैं, बच्चों को जो है इस तरह की चीज़ें जो हैं बहुत पसंद हैं, या लॉलीपॉप वगैरह, और आजकल वो एक किंडर जॉय टाइप की चीज़ें आई हैं बहुत सारी। तो इनसे बचाव करके उनको जो है कैसे ऐसी डाइट दी जाए जो बच्चों को पसंद भी रहे और उनके लिए हेल्दी। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो समाधान दिए जाएँ कि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो और बच्चों का जो है ये सर्दी खांसी जुकाम बुखार की अगर कोई समस्या होती है तो उसको लेके भी आयुर्वेद से रिलेटेड क्या ऐसे उपाय हैं जो हमें ध्यान रखें। सोना जो है हमारे देश में जो है ये कहा जाता है कि हर घर की एक मेन मतलब कि शौक भी है, और दूसरा आयुर्वेद में जो है ये सोने को खाने के भी विधान बताए गए। ब्रेन में सिर्फ यही दो ऐसी मेडिसिन्स हैं जो ब्लड के बैरियर को क्रॉस करके आगे बढ़ती हैं। ऐसी और टिप्स जो बच्चों की हेल्थ के लिए माँ बाप को हमेशा जो है ध्यान रखनी चाहिए। नमस्कार साथियों, आज आप सभी का स्वागत है एक और नई पॉडकास्ट में वेदा 24x7 चैनल पर। आज हमारे साथ एक नई शख्सियत मौजूद हैं जयपुर से, डॉक्टर नरेश गर्ग सर जयपुर से, और आज हम चर्चा करेंगे बच्चों की प्रॉब्लम्स पर। बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो बच्चे जो हैं अपनी रोज़मर्रा की दिनचर्या में जो है सामना करते हैं। कभी बुखार आ जाता है, कभी सर्दी खांसी हो जाती है, और बच्चों से रिलेटेड और बहुत सारी कई समस्याओं का वो सामना करते हैं। तो ये समस्याओं का क्या सही समाधान होना चाहिए और अपने इम्यून सिस्टम को हम लोग जो है बच्चों का कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इसके बारे में इस पॉडकास्ट में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सर पहले तो सबसे पहले स्वागत है, आपने जो समय निकाला और आज हमारे स्टूडियो में आप आए उसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, और हार्दिक स्वागत है आपका। और मैं चाहूँगा कि आप छोटा सा एक सामान्य परिचय दें हमारे दर्शकों को, और उसके बाद जो है मैं आपसे कुछ प्रश्न जो है आरंभ करूँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य नरेश कुमार गर्ग। मैंने अपना BMS NIA जयपुर से कंप्लीट किया है, और मैंने अपना द्रव्य गुण में PG सब्जेक्ट जो है वो उदयपुर आयुर्वेद से कंप्लीट किया है। मैं अभिषेक जी का भी धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने आज हमें यहाँ पर बुलाया। और मैं चाहूँगा कि मैं अपने ज्ञान का जितना भी आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए स्पेशली जिस पर हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं बहुत सालों से, उसका कुछ लाभ सबको मिल पाए। तो धन्यवाद सर। तो कुछ सामान्य सी प्रश्नों से हम आरंभ करेंगे कि जनरली क्या है, जो बच्चों की एक दिक्कतें बहुत कॉमन हैं हर किसी को जो है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो शुरुआत ये करेंगे कि बच्चों को जो है खाने को लेके मन नहीं करता। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बच्चे छोटे हैं, वो जो है कई सारे नखरे करते हैं, और आजकल एक और नई समस्या है कि एक तो खाने का मन नहीं करता और दूसरा वो बिना मोबाइल के नहीं खाते। तो इसका क्या ऐसा प्रयोग किया जाए, क्या ऐसा सॉल्यूशन हो जो लोग घरों में जो है ध्यान रखें और बच्चों के लिए जो है उनकी भूख जो है खुल के बढ़े? तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। आजकल मोबाइल युग भी चल रहा है अभी, और अभी नई पीढ़ी जो है वो मोबाइल के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रही है। खासकर बच्चे जो हैं, बहुत सारे घरों में भी देखा गया, और बहुत सारे ज़्यादा शिक्षित परिवारों में ऐसा हो रहा है आजकल कि वहाँ पे एकल परिवार रह रहे हैं तो बच्चे मोबाइल का उपयोग करते खाना खाते वक्त भी कर रहे हैं, और दूसरे कामों में भी मोबाइल का यूज ज़्यादा हो रहा है। तो मोबाइल का यूज करने से बच्चों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। मेरा इसमें स्पेसिफिक सजेशन सभी माता बहनों को ये है कि वो अगर इस चीज़ को शुरू से बच्चों के साथ में एडजस्ट करके चलें, और उनको जो पुराने समय में माता जैसे खाना खिलाती थी, उनके मन मुताबिक जो बहुत सिंपल सात्विक भोजन जो खिलाया जाता था, और उनसे बातचीत करके, क्योंकि हमें बच्चों के लिए समय देना होगा। यदि हम बच्चों के लिए समय निकालेंगे तो शायद कुछ हद तक इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने आप ही निकलने लग जाएगा। और बच्चों का आपको अट्रैक्शन, आपको उनके साथ में प्यार से उनको खिलाना है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के प्रति संवाद ज़्यादा अच्छे संवाद ज़्यादा आप करेंगे तो उनके साथ जो है जो माँ या पिताजी हैं वो भी अच्छे से इंगेज हों, इन्वॉल्व हों, और उनको जो है सही ढंग से जो है इन्वॉल्व होकर अगर उनको इस तरह से खिलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा जी। दूसरा जो मैंने बताया कि एक तो इस तरह की दिक्कतों में जो बच्चों को डेली फेस करनी पड़ती है कि भूख न लगने की समस्या, तो भूख सही लगे उसमें वो क्या करें माता पिता कि बच्चों की जो है भूख को, क्योंकि एक तो हो गया कि उनकी मनपसंद वाला कई बार होता है, आजकल का ज़माना है वो पिज्ज़ा बर्गर वाला, आजकल का ज़माना है वो पैक्ड फूड का, जो बच्चों को कुरकुरे बड़े पसंद हैं, बच्चों को जो है इस तरह की चीज़ें जो हैं बहुत पसंद हैं, या लॉलीपॉप वगैरह, और आजकल वो एक किंडर जॉय टाइप की चीज़ें आई हैं बहुत सारी।
तो इनसे बचाव करके उनको जो है कैसे ऐसी डाइट दी जाए जो बच्चों को पसंद भी रहे और उनके लिए हेल्दी भी। जिस प्रकार से अभी हम मोबाइल के लिए ही बात कर रहे थे, तो हमें बच्चों से अफेक्शन, प्यार जितना हम रखेंगे, उनके लिए समय निकालेंगे। और हम खाने की बात करते हैं तो माता बहनें बहुत अच्छी तरीके से खाने में जो बहुत सारी चीज़ें आ रही है, जैसे हम सिंपल सा अगर हम बात करें सूजी के लिए ही, तो सूजी से भी बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे पकवान बनाए जा सकते हैं जो बच्चों को अच्छे लगेंगे, क्योंकि बच्चों का कलर के प्रति बहुत ज़्यादा चीज़ें रहता है। और जितने भी आज आप देख रहे होंगे जो पैकिंग आती है मार्केट में, कुरकुरे देख लें, चिप्स देख लें, या किंडर जॉय की पैकिंग देख लें, तो उनके प्रति कलरफुल चीज़ों पे उनका अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो मेरा इसमें विशेष सुझाव ये रहेगा कि हम बच्चों को कुछ इस तरीके से खाने में ही कुछ इस तरीके से हमारी चीज़ों में बना के खिलाएं जिससे उनका अट्रैक्शन, कलरफुल फूड वगैरह, कलरफुल फूड, जैसे इसमें बहुत अच्छा एक सुझाव हो सकता है कि जो हमारे फल खिलाने हैं हम उनको, तो डेली अलग अलग फल हम उनको कलरफुल फल खिला सकते हैं। तो उनका अट्रैक्शन बढ़ेगा। और बच्चा जब फ्रूट्स खाएगा और नेचुरल चीज़ें खाएगा तो नेचुरल अर्ज, चूँकि बच्चा समय पे जितने भी नेचुरल अर्ज हैं हमारे पेट साफ करने के लिए, सुबह बच्चे उठते हैं, उठते जल्दी से उनको स्कूल भागने की लगी रहती है, तो उसके लिए वो प्रॉपर नेचुरल अर्ज के लिए अपना पूरा समय दें। बच्चे समय पे टॉयलेट जाएं, बच्चे समय पे टॉयलेट जाएंगे तो पूरा जो हमारा एक सिस्टम बना हुआ है शरीर का वो ठीक रहता है। और बच्चों को बाजार, चूँकि हम बाजार से बच्चों को बिल्कुल विरक्त नहीं कर सकते हैं, तो ये एक पूरी फैमिली को डिसाइड करना है कि बच्चों के साथ वो किस तरीके से इस चीज़ को एडजस्ट कर पाए। तो इसी में सर, इसी प्रश्न के जुड़ा हुआ ही एक आगे का क्वेश्चन है, और है मेरा, और अगला प्रश्न है कि जैसे आपने बताया कि बच्चों को जो है कलर के प्रति एक अट्रैक्शन होता है और कलर से रिलेटेड उनके फूड में जो है, जैसे आपने एक सूजी का एग्जांपल दिया कि उसमें भी जो है हम कई सारे जो है हलवा जब सूजी का बनाते हैं, घी के साथ बनाते हैं, थोड़ा हल्दी डालते हैं तो उसका कलर एकदम अलग हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आप बता रहे हैं कि कलरफुल फूड की ओर अट्रैक्ट करें, उन्हें फ्रूट्स की ओर जो है थोड़ा सा और लेके जाएं, अलग अलग तरह के फ्रूट्स दें। इसी में आगे का मेरा एक और प्रश्न है कि बच्चों की इम्यूनिटी आजकल बड़ी जो है पुअर हो रही है। बच्चों को इम्यून सिस्टम से रिलेटेड बड़ी सारी समस्याएं हैं कि ज़रा सा मौसम बदला तो सर्दी हो गई, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, बुखार आ गया, या जो है आजकल घरों में एसी हैं, फिर कारों में भी एसी हैं, और बच्चे आजकल जो है वो एसियों में, चूँकि घर के हर कोई चाहता है कि अपने बच्चों की परवरिश जो है बेहतर ढंग से की जाए, तो वो एसी वगैरह का जो है माहौल दिया जाता है बच्चों को बचपन से ही। और मुझे जो नज़र आया है अपनी प्रैक्टिस में खुद भी कि इसके कारण से भी बहुत सारे जो हैं रोग बढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो समाधान दिए जाएँ कि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो और बच्चों का जो है ये सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार की अगर कोई समस्या होती है तो उसको लेके भी आयुर्वेद से रिलेटेड क्या ऐसे उपाय हैं जो उन्हें ध्यान रखने चाहिए? आज के समय का बहुत ही बड़ा प्रश्न है कि जिस प्रकार से बच्चों में इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है। अब बच्चों में इम्यूनिटी कमज़ोर होने का जो मुख्य कारण है कि उनकी दैनिक दिनचर्या, चूँकि इम्यूनिटी जो है एक बड़ा कंसेप्शन है कि हम इम्यूनिटी को एक दिन में ठीक नहीं कर सकते, या किसी भी बच्चों को यदि इम्यूनिटी ठीक करनी, अपनी अच्छी बनानी है तो एक दिन में उसको ठीक नहीं किया जा सकता। उसके लिए एक डे बाय डे के जितने भी प्रोसीजर हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। हम जो आयुर्वेद के बहुत सारे हमारे तरीके हैं जिनसे हम इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें बच्चों की दिनचर्या, उनके खाने पीने का तरीका, वो सभी हमें व्यवस्थित करना होगा। आजकल हम सभी देख रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब आप भी कह रहे हैं कि आपके पास में बहुत सारे पेशेंट इम्यूनिटी को लेके आ रहे हैं, ऐसे सभी क्लिनिक्स पे बहुत सारे पेशेंट आते हैं और इन सब का हमारे पास आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा समाधान है। और हम उनको आयुर्वेद में इसके लिए बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो कुछ हम रसायन हमारे यहाँ पे आयुर्वेद में लिखा है, क्योंकि रसायन जिनको भी लिखा है उन सबका यदि सेवन हम करते हैं तो उनसे इम्यूनिटी का हम बहुत अच्छा बढ़ा सकते हैं। तो आयुर्वेद में इसके लिए एक सबसे पहले स्वर्ण प्राशन का वर्णन किया गया, काश्यप संहिता एक हमारा ग्रंथ है जिसको लिखा गया, और जो स्पेशली ऋषि कश्यप ने लिखा। आपने जैसे बताया तो ऋषि कश्यप ने जो लिखा था वो स्पेशली बच्चों के लिए ही लिखा हुआ ग्रंथ है, उसमें बच्चों से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स लिखी हुई है। तो वहाँ पे उन्होंने एक वर्ड स्पेसिफिक लिखा, स्वर्ण प्राशन। तो बच्चे जब पैदा होते हैं उस समय स्वर्ण चटाया जाता था। इसके अलावा भी आचार्य सुश्रुत ने भी इसका वर्णन किया है। तो स्वर्ण प्राशन में जो मुख्य घटक द्रव्य है वो स्वर्ण भस्म है, गोल्ड। हम सभी जानते हैं कि सोना सबको प्रिय है, तो स्वर्ण भस्म मेडिसिन के रूप में भी यदि हम प्रयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स उसके मिल सकते हैं। उसका किस प्रकार से प्रयोग करना है उसके बारे में हम आपको अभी विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। अब स्वर्ण का चूंकि आपने जिक्र किया, तो
एक और माहौल क्रिएट किया गया है, खास करके आयुर्वेद की भस्मों को लेके, कि इनमें मेटल होता है। ऑब्वियसली ये मेटल से बनी है तो मेटल होगा, तो ये शरीर के लिए हार्मफुल है। तो फिर लोगों के दिमाग में ये आता है कि वो छोटे बच्चों को मेटल वाली दवाइयाँ ना दी जाएँ, इससे जो है उनके लिए और दूसरे समस्या पैदा हो सकती है, क्योंकि मार्केट में इस तरह से फैला दिया गया ये जो परसेप्शन है। तो इसके बारे में भी कुछ बताएं कि ये भस्में जो हैं किस रूप में, जो ये गोल्ड वाला जो आपने बताया है, तो ये कितनी फ़ायदेमंद है या कितनी नुकसानदेह? चूँकि जब हम संहिताओं के ऊपर जाएं, जब हमारी संहिताओं की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे अगर हम, जैसे अभी हमने काश्यप संहिता की बात की, तो वहाँ पे सबसे पहले उन्होंने स्वर्ण प्राशन लिखा, वहाँ स्वर्ण के घिसने के लिए ही लिखा है उन्होंने। लेकिन चूंकि अभी जैसे सर बात कर रहे हैं भस्म की, बाजार में भस्म बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी की मिलती है, तो आयुर्वेद में जितनी भी भस्म बहुत अच्छी कंपनियां बना रही हैं, तो उनके लिए पूरा सर्टिफिकेशन होता है और हमारा पूरा प्रोसेस है जिसको हम भस्मीकरण प्रोसेस बोलते हैं। भस्मीकरण प्रक्रिया मतलब एक मेटल से जो भस्म बनती है वो एक पूरा प्रोसेस है कि उसको कितने पुट लगने, पुट मतलब अग्नि का पाक किस रूप में होगा, और उस अग्नि पाक के बाद में वो भस्म पूरी बन जाती है जिस फॉर्म में हमें चाहिए होती है। क्योंकि भस्म जो होती है वो अपने आप एक नैनो पार्टिकल साइज में होती है और वो बॉडी के लिए एक्सेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। जब हम उसको एक्सेप्ट करेंगे तो बॉडी उसको इजीली एब्जॉर्व कर लेगी और जो हमें डिजायर्ड उससे लक्षण है वो सभी हमें मिल जाते हैं। अब जो आपका एक मेटल वाला क्वेश्चन है, चूंकि मेटल भस्म होती हैं, लेकिन जब हम भस्मीकरण प्रोसेस पूरा कर लेते हैं तो वो पूरा प्यूरिफिकेशन होता है और प्यूरिफिकेशन होने के बाद में वो भस्म बन जाती है। एक बहुत ही अच्छी चीज ये है कि उस भस्म से हम वापस मेटल नहीं बना सकते हैं, कि वापस हम उसका, ऐसा नहीं है कि मेटल से मेटल दोबारा बन जाएगा, लेकिन भस्म से दोबारा मेटल कभी भी नहीं बनता है। वो भस्म हो गई, राख वो भस्म हो गई, एक तरीके से राख बन जाती है। प्यूरिफाई कर दिया और प्यूरिफाई कर दिया तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आ गई। और आजकल तो बाजार में बड़े सारे लैब्स आ गए हैं और जो अच्छी कंपनियां हैं जो बना रही हैं उसका यूज करती हैं, वो सभी इसके लिए एक सर्टिफिकेशन जारी करती हैं, उनका पूरा लैब टेस्ट होता है। भारत सरकार के द्वारा प्रमाणित, बिल्कुल भारत सरकार के द्वारा प्रमाणित है। और जो भी राज्य सरकार इस पे काम कर रही है वो भारत सरकार और राज्य सरकार इसमें मिलकर काम करती है। उन सर्टिफिकेशंस के थ्रू जो ये भस्में बनती हैं, उन भस्मों में कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, बल्कि साइड बेनिफिट्स होते हैं। बिल्कुल। और शरीर के लिए फायदेमंद बहुत। और चूंकि सोना जो है हमारे देश में जो है, ये कहा जाता है कि हर घर की एक मेन मतलब कि शौक भी है, और दूसरा आयुर्वेद में जो है ये सोने को खाने के भी विधान बताए गए। उसी को लेके जो है एक स्वर्ण प्राशन जो आपने बताया, तो स्वर्ण प्राशन को लेके और थोड़ी सी विस्तार में अगर थोड़ी सी जानकारी दें कि बच्चों के लिए कितनी फायदेमंद है, और दूसरा इसको लेने का क्या विधि होनी चाहिए। स्वर्ण प्राशन का जो हमारे आचार्यों ने वर्णन किया, तो उन्होंने सबसे पहले तो जब बच्चा पैदा हो रहा है उसी समय, पहला जब बच्चा पैदा ही हुआ उसी समय उसको चटाने के लिए उसका विधान बताया गया है। उसके बाद में उसको स्वर्ण प्राशन जो लेना है, अभी हम चूंकि नए सिस्टम में रह रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादातर में बहुत सारे पीडियाट्रिशियन होते हैं, तो जब उनके पास में जाते हैं तो सभी कहते हैं कि नहीं, शहद नहीं खिलाना है जी बच्चे को, पानी भी नहीं देना है बच्चे को। तो अगर हम मॉडर्न का और हम बैलेंस करके चलें तो आप उसके, हमने तो बहुत सारे बच्चों पे प्रयोग किया है और हम उसको प्रयोग नहीं कर रहे हैं, चूंकि शास्त्र सम्मत सिद्धांत है, हमने लगातार बच्चों में दिया तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स उन बच्चों में मिले हैं। वो इम्यूनिटी जिस पे अभी बात हो रही थी उनकी बहुत ही स्ट्रांग बनी हुई है। आज भी वो बच्चे बहुत अच्छी हष्टपुष्ट दिखते हैं, और चूंकि सभी माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे हष्टपुष्ट दिखें, तो उसमें स्वर्ण भस्म का रोल बहुत अच्छा है। इसके लिए स्वर्ण भस्म से मिलकर स्वर्ण प्राशन बनता है। बिल्कुल, स्वर्ण प्राशन जो होता है वो स्वर्ण भस्म, और हमारे कुछ आयुर्वेदिक घृत होते हैं जिनको विशिष्ट विधि से बनाया जाता है। घी मतलब घी घृत, जिनका कुछ विशिष्ट औषधियां, ब्राह्मी, शंख पुष्पी जैसी औषधियों के साथ में पाक किया जाता है, और इसके अलावा शहद इस रूप में। और चूंकि मेरा पर्सनल विचार इसमें यह है कि इसको हमें अवलेह रूप में ही देना चाहिए। अवलेह का मतलब है कि चाटन योग्य, जैसे बच्चा जो लेगा ना, तो चूंकि बच्चे को सारी चीजें आप देखेंगे तो उसको बहुत सारी चीजें चाटने वाली ज्यादा पसंद होती है, तो चाटने में जब वो लेगा तो उसके लिए लेना भी आसान है, लेना आसान रहेगा, और उसकी एब्जॉर्प्शन रेट जो है ना वो बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी, और एब्जॉर्प्शन के साथ में उसका डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट भी जो है बहुत तेजी से इजीली एसेसिबल हो जाता है। एब्जॉर्प्शन इन द सेंस की जो दवाई है उसकी मात्रा शरीर में ज़्यादा पहुंचेगी, तेजी से पहुंचेगी, और उसका असर ज़्यादा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी को लेके सर आगे अगर हम लोग आगे बढ़ें, तो एक और प्रश्न मेरा ये है कि स्वर्ण प्राशन का बारे में आजकल बहुत जो है प्रचार भी हो रहा है, बहुत सारी जगहों पे जो है इसका डॉक्टर्स जो है बच्चों को प्रमोट भी कर रहे हैं और दे भी रहे हैं,
तो एक तो इसकी उपलब्धता किस तरह की है कि क्या ये बाज़ार में ईजिली अवेलेबल है, एक चीज़, और दूसरी चीज़ क्या इसको नियमित रूप से दिया जाना चाहिए या कोई और दूसरी विधि है जिस तरीके से इसको लेना चाहिए। जैसे कि मॉडर्न सिस्टम जिसे कहा जाता है एलोपैथी को, उसमें वैक्सीन का आया, आजकल एक नई रिसर्च हुई, तो वैक्सीन की एक स्पेसिफिक डोज है कि भाई आपको इतनी ड्यूरेशन में इस वैक्सीन को जाके लगवाना है, इस ईयर में लगवाना है और इससे जो है काम हो जाएगा। तो क्या ये भी कुछ वही वैक्सीन वाला कॉन्सेप्ट है कि उसे स्पेसिफिक एक एज में देना है, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन में लेना है, या इसे रेगुलर लिया जा सकता है, लंबे समय तक लिया जा सकता है, और लिया जा सकता है तो इसकी उपलब्धता किस तरह की है, जैसे वो मार्केट में कैसे ईजिली जो है अवेलेबल है। स्वर्णप्राशन हमारे आयुर्वेद में बहुत सारे वैद्य लोग इसको अपने क्लिनिक्स पे करते हैं और वो क्लिनिक्स पे डेली उसका बहुत सारे लोग अपने बताते भी है कि आप हमारे क्लिनिक्स पे आइए, हम आपको पिलाएंगे। इसके लिए कुछ विशेष एक भ्रम बाजार में भी फैला गया है कि ओनली पुष्य नक्षत्र को इसका सेवन करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र इन द सेंस, पुष्य नक्षत्र एक विशेष नक्षत्र है जिस नक्षत्र में ये बताया जाता है कि वो पुण्य नक्षत्र है और उस दिन यदि उसका सेवन करते हैं किसी भी औषध का या कोई भी कार्य करते हैं तो वो शुभ माना जाता है। तो ये कब आता है? ये हर महीने में, हर 27 दिन के बाद में, महीने में एक बार आता है, हर 27 दिन बाद एक बार पुष्य नक्षत्र। जैसे कि मतलब समझ लें कि एकादशी है या त्रयोदशी, पंचमी जो महीने में 1-2 बार आती हैं, उसी तरीके से महीने में एक बार पुष्य नक्षत्र आता है। और इसके लिए बाजार में बहुत सारे वैद्य लोग जो हैं एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं कि ओनली पुष्य नक्षत्र को ही स्वर्णप्राशन का सेवन करना चाहिए। महीने में एक बार आया और उसके 27वें दिन पे फिर से आएगा, फिर से वो आएगा। हर महीने के ये 27वें दिन में किसी ना किसी डेट में महीने में में आता है वो, तो उसको पुष्य नक्षत्र बोलते हैं। तो उस पुष्य नक्षत्र पे उसका सेवन करने के लिए विशेष रूप से विधान बताया है। हम अगर किसी भी औषध का रसायन रूप में सेवन करना चाह रहे हैं या उसका डिजायर्ड इफेक्ट, चूंकि हमें इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारा जो आपका दूसरा प्रश्न है वो भी साथ में ही सम्मिलित हो जाएगा कि इसका जो सेवन है वो कम से कम 3 महीने से 6 महीने तक हमें लगातार करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए और प्रतिदिन करना चाहिए। प्रतिदिन आप उसकी मात्रा 1 बार या 2 बार जो भी आप निर्धारित करना चाहें वो अपने अनुसार कर सकते हैं। वैद्य लोग जो बताएंगे आपको, जिस वैद्य से आप परामर्श ले रहे हैं उनके अनुसार आपको इसका सेवन करना है, लेकिन प्रतिदिन के साथ में ही आपको 3 से 6 महीने तक लगातार सेवन करना है ताकि जो हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलने हैं। इसका सिद्धांत क्या है कि आयुर्वेद में हम धातु का मतलब धातु से समझते हैं सारी चीज़ों को। तो जब रस से हमारा शुक्र धातु बननी है, 7 धातु होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो रस से जब धातु बननी है शुक्र धातु तक जो बननी है, और शुक्र धातु का जो सबसे श्रेष्ठ रूप होता है उसको ओज बोला गया है। तो उस ओज को हमारे यहाँ पे माना गया है कि वो सबसे श्रेष्ठ है। तो वही एक तरीके से जब वो ओज बढ़ेगा तो हमारे शरीर में इम्यूनिटी डेवलपमेंट बढ़ने लग जाता है, बढ़ जाता है। तो धातुओं से जो हमारे लोगों को और थोड़ा सरल अगर किया जाए कि इंटरनल बॉडी के जो टिश्यूज़ वाला जो सिस्टम है कि हमने रस यानी कि जो लिक्विड है, उसके बाद फिर ब्लड आया, लिम्फेटिक सिस्टम आया, तो इस तरह से ये जो है प्रोसेस है कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र की बॉडी के हर चीज़ जो हम कुछ खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशंस और नरिशमेंट का पार्ट जो है वो डेवलप होता जाता है और उस तक पहुंचता है। एंड सेल में जो हमारा एंड सेल जो लास्ट सेल है उसी से एक ओज बनता है, जिसे एक तरह से हम कह सकते हैं कि सुपर क्वालिटी का एक इम्यून सिस्टम बॉडी का, तो वो ओज जो है वो डेवलप होता है। उसमें इस स्वर्ण संस्कार का बहुत अच्छा हेल्प मिलता है। आपने कहा कि 3 से 6 महीने अगर लें तो ये बहुत अच्छा इफेक्टिव रहता है, प्रतिदिन लिया जा सकता है। पुष्य नक्षत्र में इसे विशेष रूप से ले सकते हैं। पुष्य नक्षत्र के बारे में जो मेरी अपनी और लर्निंग रही है कि भगवान राम जब पैदा हुए थे तो उन्हें सबसे पहली बार पुष्य नक्षत्र में ही खिलाया गया था। अच्छा। भगवान कृष्ण को भी जो है पहली बार पुष्य नक्षत्र में ही खिलाया गया था। तो ये जो विधान है हमारे शास्त्रीय विधान है, पुष्य नक्षत्र आप लोग गूगल करेंगे तो हर महीने के कैलेंडर उसमें आपको मिल जाएगा कि किस महीने में, तो उस महीने की उस डेट पे ज़रूर दें। लेकिन जैसा कि सर बता रहे हैं कि इसे रेगुलर भी दिया जा सकता है। अब इसकी उपलब्धता के बारे में बताएं कि उपलब्धता में आप अपने नज़दीकी वैद्य से परामर्श करें। ज़्यादातर में बहुत सारे वैद्य इसको बना रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया और एक स्वर्ण संस्कारम नाम का प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रखा हुआ है। ये एसएन हर्बल्स जयपुर की एक कंपनी है, उसके द्वारा निर्मित है और बहुत ही उच्च क्वालिटी में। ये चूंकि हमने सबसे पहले बात की थी कि अवले रूप में ही मिलना, बच्चे में यूज करते हैं तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मतलब चटाने वाली कंडीशन में, तो हमने इसके साथ में अवले रूप में इसे रखा है। हमने इसमें ये स्वर्ण प्राशन आप देख रहे हैं और इसमें डोज वेरिफिकेशन के लिए हमने स्पेशली
साथ में एक चम्मच भी रखी हुई है जी, जो कि आपको उसका स्पेशली बताएगी कि कितना डोज हमें बच्चे को इंस्ट्रक्शंस लेना, हैं और सारे इंस्ट्रक्शन इसमें साथ में हैं और अवले रूप में ही ये अवेलेबल है, तो आप इसका यूज कर तो सकते मतलब हैं। कि जो शास्त्र के क्लासिकल एंशियंट कॉन्सेप्ट था उसको छेड़छाड़ नहीं की है, आपने उसी कॉन्सेप्ट को ही यूटिलाइज किया है। बाजार में आजकल जो है बहुत सारे लिक्विड ड्रॉप में भी स्वर्ण प्राशन के नाम से बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो क्या वो भी इतने ही इफ़ेक्टिव है या उनमें जो है कुछ और दूसरा क्वालिटी में थोड़ा सा इफेक्ट में कम है या बहुत अच्छा ज़्यादा है, क्या है उसके बारे में भी थोड़ा सा? स्पेशली अवले रूप में बनाने का एक विशेष कारण था कि अवले रूप में घृत की मात्रा ज़्यादा जाएगी। और जब हम बात करते हैं बच्चे के, आजकल बच्चों में सबसे ज़्यादा जो इम्यूनिटी की आपने बात की, मैं यहाँ पे एक चीज़ अपनी तरफ से और ऐड करना चाहूँगा, बच्चों के बौद्धिक विकास की, जो एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है आज के समय में। हाइपर एक्टिव बच्चे मिल रहे हैं, बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान, तो बच्चे घर में कम हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं, तो हर किसी को लगता है कि पता नहीं कुछ दे दो तो मोबाइल ले लेते हैं, मान जाते हैं। तो हाइपर एक्टिविटी, चूंकि एक बौद्धिक विकास उसका जब पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए भी हमें कुछ मेडिसिन पार्ट अगर चाहिएगा तो हम स्वर्ण प्राशन का प्रयोग उसमें कर सकते हैं। मन के लिए भी उतना ही इफेक्टिव, बिल्कुल मन के लिए बहुत अच्छा इफेक्टिव है। इम्यून सिस्टम बस नहीं, ये शारीरिक और मानसिक दोनों के, मानसिक बौद्धिक विकास बहुत अच्छा करेगा। तो बौद्धिक विकास के लिए हमारे आयुर्वेद में सबसे अच्छी चीज घृत बताई है, घी। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो घी के लिए बहुत सारा वहां पे लिखा हुआ है, तो उस घी का हम अवले में ज्यादा मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादा मात्रा में जब घी उसमें रहेगा तो वो बच्चे के लिए उतनी ही मात्रा में जाएगा और उसके अच्छे रिजल्ट्स हमें मिल जाते हैं। बनिस्पत की जो हम ड्रॉप फॉर्म की बात करते हैं उसमें उतना नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसमें घी का कॉन्सेप्ट ही नहीं आ सकता, घी का कॉन्सेप्ट जिस रूप में उसमें होना चाहिए। बिल्कुल। ओके, तो एक तो ये चीज़ क्लियर हुई कि अगर आप स्वर्ण संस्कार या स्वर्ण प्राशन यूज करना चाहते हैं तो उसे अवले फॉर्म में, घृत वाले फॉर्म में लें, क्योंकि उसका जो है इफेक्ट और ज़्यादा आता है और उसमें जो जड़ी बूटियाँ मिलाई गई हैं उसका भी इफेक्ट थोड़ा सा और बेहतर हो जाता है। और साथ ही साथ में ये सिर्फ शारीरिक के लिए नहीं, बौद्धिक विकास या मन के लिए भी उतना प्रभावी है। तो आप इसके लिए अगर ये कहना चाहते हैं कि इसको खा के बच्चे जो है मेमोरी बढ़ जाएगी, उनको याद करने की स्मरण शक्ति वगैरह भी बढ़ेगी, यानी कि जो बच्चे कमज़ोर हैं पढ़ाई में, क्या हम इस तरह का भी इससे हेल्थ बेनिफिट्स कभी आपको देखने को मिले हैं या नोट हुए हैं, या कुछ इस तरह की इस पर रिसर्च वगैरह हुई हैं? और साथ ही साथ में जो बच्चे पढ़ने में मतलब कि मेमोरी में थोड़े से कमज़ोर हैं, तो या उनकी याददाश्त भी इससे बढ़ेगी, क्या बढ़ती है? जैसे हमने बात की बौद्धिक विकास की, तो बौद्धिक विकास निश्चित रूप से ही बढ़ता है और डेली प्रयोग जब करेंगे, उसका प्रतिदिन प्रयोग होगा तो उसका बौद्धिक विकास बढ़ेगा ही। और उसकी स्मरण शक्ति, चूंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम स्मरण शक्ति हमारी कमज़ोर हो रही है, मेमोरी पावर में हम जिसको कहते हैं कि रिकॉलिंग पावर, तो जो हमने याद किया, तो हमारे आयुर्वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है कि स्वर्ण भस्म जो है वो स्मरण शक्ति वर्धक है। ओके, वो रिकॉलिंग पावर को बहुत अच्छा एनहेंस करता है। और घृत, चूंकि अगर हम ब्लड ब्रेन बैरियर की बात करें, मैं एक अलग सिम्टम, अलग टॉपिक की बात कर रहा हूं यहाँ पे, ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ब्लड ब्रेन बैरियर जो है उसको क्रॉस करने के लिए सिर्फ दो ही चीजें क्रॉस करती है, भस्म, जिसमें स्पेसिफिक स्वर्ण भस्म की हम कह सकते हैं, और दूसरा घृत। तो हमारे आयुर्वेद में जितनी भी घृत कल्पनाएं हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती हैं और हमारे ब्लड में जितनी भी डिफिकल्टीज हुई हैं या जितनी भी नॉर्मल कंडीशन नहीं है, उन सबको नॉर्मल कंडीशन में लाने का वो प्रयास करता है। घृत के साथ में एक और अच्छी चीज़ है हमारे आयुर्वेद में कि जितने भी घृत हैं उनको हम एक घृत को बहुत सारी अलग अलग औषधियों के साथ में बना सकते हैं, और घृत उन सभी औषधियों के जो स्पेसिफिक कंटेंट है वो अपने साथ में लेके रखता है और वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो ये कॉम्बिनेशन है स्वर्ण का और घृत का, घी का, कि गोल्ड और घी का जो कॉम्बिनेशन है, ब्रेन में सिर्फ यही दो ऐसी मेडिसिन्स हैं जो ब्लड के बैरियर को क्रॉस करके आगे बढ़ती हैं और बौद्धिक विकास में और बाकी इंटेलेक्ट को बढ़ाने में भी हेल्प करती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा ऐसी कोई प्रॉपर्टी किसी चीज़ में नहीं होती जो इस तरह के ब्रेन के ब्लड बैरियर को क्रॉस कर सकें। ऐसा मैंने ऐसा अभी तक, मतलब हमारे आयुर्वेद शास्त्रों के हिसाब से मैंने ऐसा ही पढ़ा है। ऐसा ही पढ़ा है और इस पे कुछ साइंटिफिक पेपर्स, बिल्कुल साइंटिफिक पेपर्स, स्वर्ण प्राशन के ऊपर यदि हम साइंटिफिक पेपर्स की बात करें तो हजारों पब्लिश पेपर हो चुके हैं। आप हमारे भी पेपर देख सकते हैं और उन सभी पेपर्स में स्पेशली मैं एक जगह का नाम लूंगा,
यूपी में गोरखपुर, जहाँ पे एंसेफेलाइटिस के केस बहुत ज़्यादा होते थे, बिल्कुल यूपी सरकार ने, स्पेशली उत्तर प्रदेश सरकार ने वहाँ पे एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया स्वर्ण प्राशन को लेके। और उस स्वर्ण प्राशन प्रोजेक्ट के वहाँ पे बहुत ही ट्रिमेंडस, मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक रिजल्ट मिले। और इसके बाद में लखनऊ पीजीआई ने भी इस पे एक्सपेरिमेंट किया और कुछ आईआईटीज जो हैं अभी इस पे रिसर्च कर रही हैं और वो इसका डाटाबेस तैयार कर रही हैं। तो इसमें मतलब कि इस तरह की भी जो हैं परिणाम मिले हैं। और इंसेफ्लाइटिस को लेके तो अभी मैंने खुद भी एक 2-4-10 दिन पहले एक न्यूज़ सुनी थी, जिसमें वहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी ने ये बोला भी था कि हमारे यहाँ इंसेफ्लाइटिस के केसेस अब बिल्कुल आना बंद हो गए हैं। बिल्कुल, जबकि पहले तो ये बहुत कॉमन वहाँ पे बीमारी थी। तो इसका मतलब कि इस लेवल तक का जो है इसका इम्पैक्ट आ रहा है। बिल्कुल। और तो इसी में सर एक और प्रश्न मेरा ये है कि ये किस ईयर के एज के बच्चों के लिए इफेक्टिव है, एक चीज़, और क्या ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक लेने से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं करता? हम पहले दूसरा वाला प्रश्न पहले ले लेते हैं कि जो ज़्यादा समय तक लेने पर, आयुर्वेद शास्त्र सिद्धांत के अनुसार जितनी भी भस्म का जो प्रयोग करना है हमें, एक बार हम 6 महीने मैक्सिमम एक बार हम उसका प्रयोग करें, फिर कुछ समय के लिए हम उसको रोक दें और उसके बाद में यदि आपको लग रहा है तो हम दोबारा लगभग 15 से 18 दिन का गैप देके हम उसको दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। महीने का भी गैप दे, आप महीने का भी गैप दे सकते हैं। इसमें विशेष सुझाव मेरी तरफ से ये रहेगा कि जो बच्चे इम्यूनिटी सप्रेसेंट, जिनको इम्यूनिटी बहुत कमजोर रहती है, वो एक बार पूरा 6 महीने का कोर्स करें, पूरा 6 महीने तक लें। जिनकी मतलब कि जिन्हें सर्दी खांसी जुकाम बार बार होती है, ऐसी दिक्कतें जल्दी हो जाती हैं, वो 6 महीने तक यूज करें बराबर। लेकिन जिनका बौद्धिक विकास कमजोर है, जैसे हम बात करें कि आजकल एक बहुत कॉमन सी समस्या बच्चों में आ रही है, तो ADHD है ना, बच्चों के माइलस्टोन। अब इसी में दूसरा प्रश्न भी समाहित हो जाएगा कि कब से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि माइलस्टोन जब हम बात करते हैं कि बच्चा एक निश्चित हर समय बताया गया है कि 3 महीने का बच्चा एक प्रोसेस करने लग जाता है, थोड़ा सा वो क्रॉलिंग करेगा। 6 महीने का बच्चा बैठने की प्रोसेस करने लग जाता है, लगभग 9 महीने के बाद में वो चलने की प्रोसेस थोड़ा सा चालू करता है, और लगभग 1.5 साल का बच्चा अच्छे से चलने लग जाता है। तो ये जब सारी प्रोसेस है, इनको माइलस्टोन बोलते हैं। तो ये जो माइलस्टोन है हमारे, इन माइलस्टोन को हमारे आयुर्वेद शास्त्र सिद्धांत में भी बताया गया है। तो इन सबको कंप्लीटली अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये माता पिता देखें। अगर नहीं हो रहे हैं तो हम स्वर्ण प्राशन का प्रयोग यदि उनमें करवाते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे उनमें, क्योंकि हमने कहा कि हम बौद्धिक क्षमता को बहुत अच्छा बढ़ा रहे हैं, हम उसकी ब्रेन पावर को एनहेंस कर रहे हैं। क्योंकि ADHD या माइलस्टोन कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, जो बहुत सारी और डिजीज है। मोबाइल आने से तो ये बहुत कॉमन हो गया कि डिले हो रहे हैं बच्चों की। इवन मैं देखता हूँ हमारे पास आजकल इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं कि उनकी चबाने की कैपेसिटी बड़ी ख़राब हो रही है, उसकी वजह से उनकी स्पीच जो है वो बहुत ख़राब है, कि वो बोलते ही नहीं है। वो माँ बाप भी बोलते हैं तो बोलते ही नहीं, बहुत ज़्यादा बात ही नहीं करता, जबकि 3-3, 4-4 साल के हो गए हैं, उनकी स्पीच जो है बहुत डिस्टर्ब है। तो अगर इस तरह की कुछ औषधि उनको नियमित दी जाए तो उसमें बिल्कुल, हम आयुर्वेद सिद्धांत में स्पीच डिले जो आप जिसको बोल रहे हैं कि वाक क्षमता उसकी कंप्लीटली प्रभावित हो रही है, तो उस क्षमता को प्रभावित ठीक करने के लिए, या हाइपर एक्टिविटी बच्चे हैं बहुत ज़्यादा, तो दोनों ही कंडीशन में यदि हम कहें तो वहाँ पे उसकी जो बौद्धिक क्षमता है, यानी जो ब्रेन की फंक्शनिंग पावर है, वो फंक्शनिंग पावर पूरा डिसीजन नहीं ले पा रही है ढंग से। तो उस पावर को अच्छा करने के लिए, उस फंक्शनिंग पावर को एनहेंस करने के लिए हम स्वर्ण प्राशन का नियमित प्रयोग यदि करवाते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और जो बच्चे ऐसे हैं उन बच्चों में हम लगातार 2 से 3 साल तक प्रयोग करवा सकते हैं। बीच में हमें 7 दिन का गैप ही रखना है, वो भी सफिशिएंट रहेगा। उसके अलावा हम उसको लगातार, इसका मतलब है कि ये छोटा बच्चा है, अगर न्यू बॉर्न बेबी भी है, वहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, या 6 महीने का बच्चा है वहाँ से शुरू करना है, किस तरह से करना है? इसमें स्पेसिफिक इसलिए थोड़ा सा क्या है कि समाज में एक भ्रांति फैली हुई है। हम किसी भी फिजिशियन के पास जाते हैं या स्पेशली पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, कुछ भी ऐसी चीज़ आपको देनी नहीं है, पानी भी नहीं पिलाना है, शहद भी नहीं खिलाना है। तो आप यदि उस सिद्धांत को भी लेके चलते हैं तो आप 6 महीने के बाद भी यूज करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 6 महीने का अगर बच्चा है उसके बाद इसको स्टार्ट कर सकते हैं, 3-3 महीने की एक डोज दी जा सकती है। और इसको जो है किस उम्र तक के बच्चों को कराया जा सकता है? आयुर्वेद सिद्धांत में इसको 16 साल तक लिखा है, 16 वर्ष तक के 16 वर्ष तक। लेकिन मेरा अपना पर्सनल मत है कि हम इसका ज़्यादा अच्छा ज़्यादा यूज कर सकते हैं वो 8 साल तक और 10 साल तक के बच्चों में ही कर पाएंगे, क्योंकि उसकी
डोज जो उसकी डोज जानी है, उसकी मात्रा जानी है, और एज ग्रुप के और बॉडी वेट के हिसाब से तो वो स्वर्ण प्राशन उसको पूरी फुलफिल कर पाता है। उससे ऊपर के लिए हमारे पास और भी बहुत अच्छी मेडिसिन अवेलेबल है आयुर्वेद में, मेडिसिन आ जाती तो वो हम दे सकते हैं उसे। तो इसमें जो अब तक का संवाद हुआ है, तो मुझे जो समझ आया है आपके इस उत्तरों से कि बच्चों को जो है अगर स्वर्ण संस्कार दिया जाए तो उनकी सामान्य जो समस्याएं हैं उसमें काफ़ी हद तक जो है, खास करके इम्यून से रिलेटेड जो दिक्कतें हैं, इसमें मेरा एक और प्रश्न ये है कि क्या इस तरह की औषधि को देने से उनको कई बार बच्चों को दस्त वगैरह बहुत लगते हैं, या ऐसी किसी दिक्कत में इसका लाभ है? वो दोनों में से क्या इसका रिस्पॉन्स आता है, वो ज़रूर बताएं। हाँ, इसमें हमने स्पेशली बात करी कि हमने इसमें घृत मिलाया है, घी मिलाया है। तो जो इन बच्चों में, आजकल के बच्चों में कॉन्स्टिपेशन भी बहुत कॉमन समस्या हो चुकी है, क्योंकि वो नेचुरल अर्ज को टालते रहते हैं और प्रॉपर नहीं जा पाते हैं। तो इस औषध का सेवन, चूंकि घृत वाली मेडिसिन का सेवन आप यदि करेंगे तो उसकी अग्निवर्धन, चूंकि घृत जो होता है वो अग्निवर्धक होता है, तो अग्नि जब उसकी बढ़ेगी तो उसकी कॉन्स्टिपेशन यानी जो विबंध की समस्या है वो भी नेचुरल रूप से ठीक होने लग जाएगी। कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है, बिल्कुल करेगा। और इससे कोई लूज मोशन वगैरह ऐसी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और किसी बच्चे को अगर लूज मोशन वगैरह इस तरह की दिक्कत है तो वहाँ ये लाभ करता है या वहाँ नहीं करता है? ऐसे किसी भी प्रश्न के लिए हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम जिस वैद्य के द्वारा इसको यूज कर रहे हैं उसको हम उनसे परामर्श लें और उसके बाद, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक समस्या आ गई बच्चे के साथ में, चूंकि सबकी अलग अलग प्रकृति होती है, तो उस प्रकृति के लिए हम उस वैद्य के से परामर्श लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। सेवन से कोई लूज मोशन वगैरह और नहीं, ऐसा तो अभी तक कोई आया नहीं है केस। तो ये मतलब कि काफ़ी एक अच्छी नॉलेजफुल कन्वर्जन रही मुझे लगता है, और काफ़ी कुछ इसमें जो है ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए लाभदायक होंगी और आप सबके लिए काम की होंगी। इसके अलावा कुछ ऐसी और टिप्स जो बच्चों की हेल्थ के लिए माँ बाप को हमेशा जो है ध्यान रखनी चाहिए, वो ज़रूर बताएं हमारे इस पॉडकास्ट के आज के सेशन में। विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि आज के भागते दौड़ते समय में हमें बच्चों के लिए समय निकालना है। जिससे पहला हमारा जो संवाद चालू हुआ उसमें सबसे पहली चीज़ आई कि हमें बच्चों के साथ में समय ज़्यादा से ज़्यादा बिताना है, तो जाके हम उसको समझ सकें, सुन सकें। आज बच्चे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बच्चे के लिए है, हमारे लिए हम बात करें तो सबकी एक समस्या है कि वो हम उसको सुन नहीं पा रहे हैं पूरा। तो जब बच्चे को हम सुनेंगे तभी उसकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। तो समय बिताएं, उन बच्चों समय बिताएं, आपस में संवाद रखें, बच्चे के साथ में मित्रवत व्यवहार रखें। और इसके लिए तो पुराने समय में भी आचार्य चाणक्य कहते थे कि 5 साल तक का बच्चा आपका मित्र होता है, और उस बच्चे को आप मित्र की तरह रखेंगे तो वो सारी बातें आपसे अच्छे से बताएगा। और आपने उस समय में यदि बच्चे को अपना मित्र बना लिया और आपने सारी समझ उसको दे दी तो वो आगे आपकी कभी भी दिक्कत आने वाली नहीं। जिनके बच्चे 5 साल की सीमा को लांघ चुके हैं उनके लिए क्या सुझाव है कि भाई अब उनका बच्चा 6 साल का है, 10 साल का है, उनको क्या ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि अब 5 साल तक हो सकता है उन्होंने समय नहीं दिया, कमाने में ही बिजी रह गए, अपनी भाग दौड़ में ही बिजी रह गए। तो जिनके बच्चे उस सीमा को लांघ चुके हैं, 5 वर्ष की अवधि को लांघ चुके हैं, उनके लिए क्या और सुझाव है? फिर मेरा विशेष यहाँ पे अनुरोध रहेगा कि वो समय तो आपको देना ही होगा, क्योंकि सब बिना समय दिए आप उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनका संवाद कैसे अच्छा से अच्छा रहे। तो इसलिए संवाद तो आपको करना ही है। हाँ, कुछ विशेष परिस्थिति ऐसी हो सकती है जहाँ पे आपको ताड़न की जरूरत पड़ सकती है, तो मेरा मानना है कि वहाँ वो भी एक संरक्षित दायरे में होना चाहिए, जहाँ पे बच्चा, आप सिर्फ उसको सही चीज़ों को लाने के लिए आप आयुर्वेद में इसके बारे में बहुत विस्तार से व्याख्या की गई है। ताड़न का मतलब है कि उनकी पिटाई विटाई, तो ये खैर हालांकि बचना है, और चूंकि इस तरह की चीज़ों को बच्चों को ज़्यादा प्रमोट भी नहीं करना है, लेकिन हाँ अगर आवश्यकता है तो उनको उतना दुलार के साथ साथ उनको वो वाली चीज़ें का भी जो है सर का कहना है तो वो ज़रूर करें कि उनको एक संतुलित दायरे में रखें और उनको समय ज़रूर दें। बिल्कुल, समय की बहुत ज़रूरत है। आज के समय में बच्चों के साथ अगर संवाद अच्छा है, समय उनको दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उनकी ना सिर्फ मेंटल ग्रोथ बल्कि उनकी लाइफ की जो और दूसरी भी ग्रोथ हैं उसमें भी बहुत हेल्प। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। आज मुझे लगता है कि बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिला होगा, और इसमें कुछ एक और चलते चलते एक और प्रश्न लेना चाहूँगा मैं कि बच्चों के लिए डेली रूटीन में डाइट कौन सी होनी चाहिए जो उन्हें, एक तो आपने बताया कि फ्रूट्स वगैरह लाएं, कुछ और ऐसी चीज़ें जो घर में जो है माँ बाप अपने बच्चों को बना के जो है रेगुलर खिलाते रहें, तो उस डाइट के बारे में और बताएं। एक बच्चों में डाइट के बारे में जब चीज़ें हो रही हैं तो मैं विशेष रूप से बच्चों को समय समय पर लिक्विड डाइट, लिक्विड में स्पेशली पानी, बच्चे आजकल पानी बहुत कम पीते हैं, और पानी का सेवन नियमित रूप से करें। और दूध
उनको नेचुरल रूप में मिलना चाहिए। दूध बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा पुष्टिदायक होता है। इसके अलावा आप जितनी भी घर में अच्छी चीज़ें हैं उनमें आप उनको जिस भी तरीके से आप उनको बना के टेस्टी रूप में खिलाना चाहें, और विशेष रूप से फलों का सेवन ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नेचुरल चीज़ें बच्चे जब ज़्यादा सेवन करेंगे तो ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। तो यानी कि आर्टिफिशियल चीज़ों से अवॉइड रखें, नेचुरल चीज़ें खास करके फ्रूट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें दें, सब्जियां वगैरह ज़्यादा उन्हें जो है बना के दें, और लिक्विड इनटेक जो है उनका ज़्यादा होना चाहिए। सब्जियों के लिए स्पेशली सूप हमारे पास एक बहुत अच्छा मैटर हो सकता है, जिससे हम बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा उसका पौष्टिकता बढ़ाने के लिए हम उस रूप में उसका सेवन करवा सकते हैं। सूप में भी कोई स्पेसिफिक चीज़ का बना हुआ सूप या नॉर्मल कोई सा भी सूप चलेगा? सूप में अगर बच्चों को जो पसंद नहीं है, जो बच्चे खाते नहीं है, वो हम उनको उस सूप के रूप में खिला सकते हैं। और अनार का सेवन बच्चों में अगर आप विशेष रूप से कराते हैं तो वो बहुत ही लाभदायी है। सूप तो एक तरह से वो वैसे भी एपेटाइजर के रूप में यूज किया जाता है, तो सूप का सेवन बच्चों में कराएं जिनकी भूख वगैरह की जो है डिस्टर्बेंस है, प्लस उनको जो है अनार का एक सेवन जो है आपने बताया वो भी उनके लिए। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत अच्छा लगा आपने जो है संवाद किया, और बच्चों के लिए जो है एक अच्छी खासी कई सारी जानकारियां जो है आपने दी, उसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आज की पॉडकास्ट में आप सभी दर्शकों को जो है हमारा इसमें समय देने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, और इस तरह के बहुत सारे विषयों पे हम जो है आपके लिए नियमित ऐसे सत्र करते रहेंगे। तब तक के लिए पुनः जो है धन्यवाद, और हम लोग जो है आपसे दोबारा कनेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।